जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज पत्तों की जो पंजाब का एक शहर है, वहाँ पे एक अजीब सा वाक़या पेश आया और इस वाक़ये ने हिला के रख दिया मुझे भी। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाएँ। पत्तों के अंदर 2 लोगों का दरमियान में मामला हुआ। एक साहब हैं जिनका नाम रहमत है, फिर उनके एक दोस्त बने जिनका नाम रज़ा है। रज़ा इनके साथ मिलता रहा रहमत के साथ कई महीनों तक। ये दोनों एक-दूसरे के साथ बड़ी गहरी दोस्ती का इज़हार करते रहे। फिर अचानक 26 जून को रज़ा ने रहमत को अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद उसने इसको कोई नशावर चीज़ पिलाई और ये बेहोश हो गया। और जब ये जागा बड़े दिनों के बाद तो पता चला कि इसका गुर्दा जो है वो निकाल के रज़ा ने बेच दिया हुआ है। और जब उसने ईसीजी करवाई, ईसीजी नहीं मानना चाहता हूँ, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर पता चला कि उसका एक गुर्दा गायब है, वो है ही नहीं वहाँ पे। और उसके बाद फिर ये पुलिस के सामने धक्के खा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनाब इस बंदे को पकड़ के इससे वसूली की जाए या फिर इसे प्रॉपर सज़ा दी जाए। अब ये ज़हन में रखें कि हम रिश्ते बनाते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जो 90% हमारे रिश्ते होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। मसलन हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हमारे वालिदैन कौन होंगे, हमारे बहन-भाई कौन होंगे, हमारे जो बच्चे वो कौन होंगे, हमारे फूफे, चाचे, ताए, ये सब जो हैं हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं। इनको हम ब्लड रिलेटिव कहते हैं, इसका फैसला कुदरत करती है। सिर्फ 2 ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें कुछ थोड़ा-सा हमारा अमल दखल चलता है। एक तो अगर आप मर्द हैं तो आप अपनी बीवी अपनी मर्ज़ी की मुंतखब कर सकते हैं। कुछ टू सम एक्सटेंट जिसको कहा जा सकता है। और अगर आप खातून हैं तो आप टू सम एक्सटेंट अपने लिए खामद का इंतज़ाम कर सकती हैं, बंदोबस्त कर सकती हैं या चूज़ कर सकती हैं उसे। यूरोप के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये लिबर्टी है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब थोड़ी-थोड़ी लिबर्टी हुई है, लेकिन 90% केसेज़ में ये फैसला भी फैमिली करती है। अब सिर्फ एक रिश्ता बचता है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं, खुद चूज़ कर सकते हैं और वो रिश्ता है दोस्ती का। हम दोस्त बनाते हैं, हम फिर दोस्तों से जान छुड़वाते हैं और फिर दोस्तों को चेक करते हैं और फिर दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। अब ये जो रिश्ता है दोस्ती का, मेरा ख़्याल है इसके अंदर बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि बाकी सारे रिश्ते तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनका फ़ैसला तो हमारे पास है ही नहीं। जब एक रिश्ते का फ़ैसला हमारे पास नहीं है तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? मैं जितना चाहे ज़ोर लगा लूँ, मैं अपना चचा चेंज नहीं कर सकता, अपनी फूफी चेंज नहीं कर सकता, अपने वालिदैन नहीं बदल सकता, अपने बहन-भाई नहीं तब्दील कर सकता, अपने बच्चे नहीं बदल सकता। लेकिन कम से कम मैं अपने दोस्तों के मामले में तो एहतियात कर सकता हूँ। मैं उन्हें तो प्रॉपर चूज़ कर सकता हूँ। मैं 10, 15, 20, 50, 100, 200 लोगों के अंदर से या फिर 1000, 2000 लोगों में से मैं एक मुखलिस आदमी, 1 या 2 मुखलिस आदमी जो मेरे साथ इखलास के साथ खड़े भी रहें, जो मुझे हौसला भी दें और मुश्किल वक़्त में मेरे काम भी आएँ, तो मैं उनका इंतखाब तो कर सकता हूँ। उस मामले में भी अगर हम संगदिल हो जाएँ, बेवकूफ़ हो जाएँ या उसके लिए एहतियात ना करें, तो फिर यही उसका नतीजा निकलता है जो रहमत के साथ निकला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप दोस्ती का रिश्ता बनाने लगे, तो एक तो 1 या 2 से ज़्यादा दोस्त नहीं होते, बाकी सिर्फ जानने वाले होते हैं। तो जानने वाले लोगों को दोस्त ना समझा करें। 1-2 होते हैं जो बहुत ही करीबी होते हैं, जिनके साथ आपका ताल्लुक बड़ा ही करीबी होता है और वो आपके दम के साथी होते हैं, यानी साँस के साथी होते हैं। लेकिन उसमें एहतियात बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। मैंने एक गोरे की किताब में पढ़ा था, अब ये ज़हन में रखें कि ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये गोरे की किताब में था, एक अंग्रेज़ राइटर है, उसकी किताब में था और साइकोलॉजिस्ट था। उसने बताया कि मेरा बेटा जो था उसका एक दोस्त था और बड़ा गहरा दोस्त था। तो एक दिन मैंने उससे कहा अपने बेटे से, अब ये साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि तुम इसको इतना ज़्यादा टाइम क्यों देते हो? तो उसने कहा मेरा बड़ा गहरा दोस्त है और हम बहुत करीब हैं और इसलिए मुझे इनके साथ घूमते-फिरते हुए, टाइम देते हुए, बात करते हुए, दौड़ते-भागते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के बकौल मैंने अपने बेटे से सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने पूछा कि क्या तुम अपने इस दोस्त को अकेले में, तन्हाई में अपनी हमशीरा के साथ बिठा सकते हो? या अपनी वालदा के साथ बिठा सकते हो? तो मेरा बेटा सोचने लगा और सोचने के बाद उसने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा फिर ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। दोस्त वो होता है जो वाक़ई ही तुम्हारी माँ को अपनी माँ समझे, तुम्हारी बहन को अपनी बहन से ज़्यादा अज़ीज़ बहन समझे। और अगर ये रिश्ता नहीं है और वहाँ पे थोड़ा-सा भी शक है, तो फिर ये दोस्ती दोस्ती नहीं है, फिर ये मफ़ाद का एक खेल है। तो ये एक हकीकत होती है कि आपने दोस्त बनाने में बहुत एहतियात करनी होती है क्योंकि हमेशा दोस्त ही दोस्त को मरवाता है। आज तक जितने बादशाह मारे गए हैं, जितने बड़े बिज़नेसमैन तबाह हुए हैं, जितने खिलाड़ी बर्बाद हुए हैं ज़िंदगी में और जितने आम लोग, रहमत जैसे लोग जो बेबस हुए हैं या उनके जिस्मानी अज़ाब बिके हैं, वो दोस्तों के हाथों बिके हैं। लिहाज़ा दोस्त एक ऐसा साँप होता है कि जिसे बड़ी एहतियात के साथ चूज़ करना चाहिए, बड़ी एहतियात के साथ गले में डालना चाहिए क्योंकि वो किसी वक़्त भी आपको डस सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। बहरहाल आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। सऊदी अरब ने एटम बम बनाने का जनाब फैसला कर लिया और ये एटम बम कितनी देर में सऊदी अरब बनाएगा और क्या ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएँगे। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये और एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। पाकिस्तान ने ईरान को पहली धमकी दी है और ये पहली धमकी बड़ी क्लियर है। अब ये धमकी है क्या, आगे चल के आपको बताएँगे। और पाकिस्तान के लिए $10 बिलियन का एक तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इस व्लॉग में बताएँगे। और पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो गए जनाब, तो आप अपना
बंदोबस्त कर लें। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या होगा और किस तरह होगा। ये बहरहाल सारी चीज़ें जो हैं डिटेल के साथ आगे हमारे वीलॉग में आएंगी, लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि रशीबा सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया, साथ ही हम इसे अपनी वेबसाइट javed.com के ऊपर प्लेस भी करें। अब आप हमारा कॉलम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, आप हमें फेसबुक पेज पे ज्वाइन कीजिए और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसको जरूर फॉलो कीजिए। आज 22 जुलाई है और टाइम इस वक्त 7:06 हुआ है और आपसे लाइव हम मुखातिब हैं। जनाब, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो तेल की कीमतें जो हैं वो $92 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा इंतहाई महंगा तेल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है और इससे पूरी दुनिया की जो मार्केट है उसे धचका लगा है, वो शेक होकर रह गई है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या बनता है। जनाब, जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी पेट्रोल पंप एसोसिएशन उसने ऐलान कर दिया है कि कल यानी जुमेरात के दिन एक अलामती हड़ताल होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर और ये 24 घंटे के लिए होगी। सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप बंद होंगे और अगले दिन 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक, जुमा 6 बजे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहेंगे पूरे पाकिस्तान में। पहले ये फैसला किया गया था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते उस वक्त तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एसोसिएशन को मना लिया है तो एक दिन के लिए वो ये हड़ताल कर रहे हैं और इनका मुतालबा यह है कि जो तेल की कीमतें वो 30 दिन के लिए तय की जाएं, उसे रोजाना की बुनियाद पर तब्दील नहीं होना चाहिए। अब अगर ये 30 दिन के लिए होंगे तो आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि गवर्नमेंट जो आज $92 में तेल ले रही है तो जाहिर उसके मुताबिक कीमतें तय करेगी और कल को अगर ये $70 पे आ जाता है तो एक महीना जो है वो तो आवाम को ठुक जाएगा, आवाम को तो बड़ा नुकसान होगा और पेट्रोल पंप जो है उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है उनके पास तो जखीरा होगा और उस जखीरे को वो इस्तेमाल करेंगे और या जाहिर है उसका फायदा उठाएंगे। और इसी तरह अगर $72 में उन्होंने तेल खरीद लिया और कल को ये $92 का हो जाता है तो $92 में बेचेंगे वो, तो 30% ये या 25% या 20% वो मुनाफा लेंगे, जो जाहिर है बहुत ज्यादा ज्यादती होगी आवाम के साथ। लेकिन जाहिर है जब अफरा तफरी होती है, जब कहते हैं कि मौत बड़ी सस्ती होती है, तो उस वक्त कफन बेचने वाले भी किसी का खास ख्याल नहीं रखते, वो भी उसकी जेब काटने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो इस वक्त पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है वो भी जेब काटने के लिए और चाकू मारने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसके साथ साथ जनाब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की और द न्यूयॉर्क टाइम्स की दो खबरें आज आई हैं, उन्होंने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। और तहलका यह है कि जनाब अमेरिका ने, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्लांट बनाने की इजाजत दे दी है और वो न्यूक्लियर बम बनाएगा सऊदी अरब, और ये इजाजत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और इसके ऊपर इसराइल और अमेरिका दोनों परेशान है। अमेरिका के कानून साज जो जाहिर है इस वक्त वहां पे कांग्रेस के अंदर है वो बड़े परेशान है और इसराइल तो बिल्कुल हिल के रह गया है। उससे कहा पहले पाकिस्तान के पास बम था, अब अगर सऊदी अरब के पास भी आ जाता है तो फिर ये आप समझे कि मुस्लिम वर्ल्ड हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसराइल जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है और मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को मनाएगा या कोई गड़बड़ करेगा जिसकी वजह से फिर ये दरमियान में कोई रुकावट होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान एक साइड से एटम बम बना रहा है और अगर उसके पास एटम बम आ गया और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के पास ना हुआ तो फिर ईरान तबाही फैला देगा यहाँ पे, फिर इन सबको वहां से भागना पड़ेगा, फिर आप ये समझें कि पूरा मिडिल ईस्ट जो खाली हो जाएगा। तो ये इजाजत जो है पैरल डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। अब आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि किस हद तक ये मटेरियलाइज होती है, क्योंकि इसके लिए कानून साजी जरूरी है और मंजूरी जो ज़ाहिर कांग्रेस ने देनी है और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत वोट खरीदने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे और सऊदी अरब को वहां पे बड़ा हाथ मारना पड़ेगा और हो सकता है उसे भी अपने वोट खरीदने पड़े क्योंकि कांग्रेस ने इजाजत देनी। अब यहाँ पे एक सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब फौरी तौर पर एटम बम बना सकता है? जी हाँ, अगर आपके पास पैसा हो और आपको अमेरिका की तरफ से मंजूरी हासिल हो और जो इंटरनेशनल पार्टीज है वो रजिस्ट ना करें तो ये 2-3 साल की गेम होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि सारे कंपोनेंट्स आपने मार्केट से खरीदने हैं। फिर आप किसी से न्यूक्लियर प्लांट खरीद सकते हैं, फिर आप यूरेनियम खरीद सकते हैं, इवन आप अफसूदा यूरेनियम खरीद सकते हैं कहीं ना किसी से, और उसके बाद फिर आपको बाहर से माहिरीन भी मिल सकते हैं, आप उनको पैसे देते हैं और वो असम्बल करके बना के आपके हवाले कर देते हैं। इशू उस वक्त होता है जब ये रेजिस्टेंस हो, जब दूसरी तरफ से इंटरनेशनल पार्टीज आपको इजाजत ना दें, जैसे कि ईरान को इजाजत नहीं मिल रही और उसके ऊपर जाहिर जब भी वो प्लांट बनाते हैं तो उसको ऊपर से अटैक करके तोड़ दिया जाता है या फिर उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं या फिर उसे इक्विपमेंट नहीं मिलता दुनिया से हाथ से, या उनके साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, तो उससे मसला बनता है। लेकिन अगर आपको हर चीज़ की प्रोटेक्शन हासिल हो तो फिर ये मसला कोई नहीं है, फिर ये 2-3 साल की गेम है। और अब अगर सऊदी अरब ये कर लेता है तो वाकई ये बहुत हैरान कौन बात होगी। मार्को रूबियो वो इस वक्त फिलिपीन के अंदर है, वहाँ पे ज़ाहिर आसियान की मीटिंग चल रही है वज़रा खारजा की, तो उसने कहा है कि ईरान के साथ हमारा राब्ता हुआ है और ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है ईरान, लेकिन संजीदा नहीं है। उसका कहना है कि ईरान संजीदा नहीं है और सफारतकारी ही इसका हल है और अगर ईरान संजीदा हो जाए तो हम भी बहुत ज़्यादा संजीदा होंगे। उन्होंने कहा मसला सिर्फ यही है कि आपने हुर्मुज़ जो है उसे खुला रखना पड़ेगा उसे, क्योंकि अगर एक मुल्क ने किसी एक स्टेट के ऊपर कब्जा कर लिया या उसको रोक लिया तो फिर पूरी दुनिया के अंदर टैरिफ
तारफ लगेंगे, पूरी दुनिया के अंदर टैक्सीज लगेंगे और फिर तजारत जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी, छोटे मुल्क तो बिल्कुल क्रैश कर जाएंगे। और ये बात उसकी बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। नूर साहब ने कहा जी ईरान को जो ये हथियार नहीं बनाने देंगे, जो मर्जी हो जाए और हम इसको ये इजाजत नहीं देंगे। साथ ही उसने कहा कि ईरान दुनिया में सबसे बड़ा फसादी मुल्क है और लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके साथ मुआहदा करने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया। इसके साथ साथ जनाब एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए मिडिल ईस्ट के लिए। फ्रेंच एयरलाइन है एयर फ्रांस, उसने अपने बंद कर दिए तमाम ऑपरेशन दुबई के लिए और रियाज के लिए। रियाज 24 जुलाई तक बंद है और दुबई 27 जुलाई के लिए बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2-3 दिनों के अंदर को बहुत बड़ा हमला हो रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ये एक टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट होता है जब बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है या एयरलाइंस है वो अपने ऑपरेशन बंद कर देती है या फिर बड़े सफारतखाने अपने सफारतकारों को वहां से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 दिन या 24 घंटे या 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयर फ्रांस ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। साथ ही ब्रिटिश एयरवेज है, उसने भी अपने 13 सितंबर तक जो उसने दुबई का ऑपरेशन बंद कर दिया और अबू धाबी, रियाद और ओमान के लिए 24 अक्टूबर तक उसने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। और इटालियन एयरलाइन है इटली की, और वो जो है 24 अक्टूबर तक उसने भी दुबई बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में और 48 घंटों में। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला ईरान के ऊपर रहम करे, करम करे, उसको महफूज रखें। इसके साथ साथ कल फिर अमेरिका और ईरान की तरफ से अटैक हुआ। पहले अमेरिका के अटैक की तरफ आते हैं, उसने तबरेज शहर के ऊपर, बोशर शहर के ऊपर, मौशर के ऊपर, हमीदिया एक जगह है उसके ऊपर और सिरक के ऊपर उसने ठीक ठाक किस्म के हमले किए और बड़े हमले किए हैं। एक दश्ती काउंटी है, उसका एक मरकजी शहर है खरमोज, इसके ऊपर उसने हमला किया, यहाँ पर बिजली का निज़ाम उसने उड़ा दिया। लेकिन ईरानियों का कहना है कि हमने 2 घंटे में दोबारा बिजली का अपना निज़ाम इंटैक्ट कर लिया था और अब बिजली वहाँ पर बहाल हो गई। सड़क के अंदर 3 धमाके हुए और बड़े खौफनाक धमाके हुए, जिससे पूरा शहर, पूरा इलाका जो है वो दहल के रह गया। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये हैं अमेरिका के अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और अमेरिकन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो हम धमाके कर रहे हैं या हम हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, इसका ईरान को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है ना उसका मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर मजबूती आती चली जा रही है। और उन्होंने कहा जी कि इसकी क़यादत और उसके साथ साथ इनके सामान को नुकसान हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस नुकसान का कोई खास फ़ायदा हमें नहीं हुआ। क़यादत ने बल्कि ईरान को जोड़ दी है और वो सब लोग इकट्ठे हो गए। पहले वो डिवाइडेड थे, लेकिन वो डिवीजन जो है वो खत्म हो गई इन हमलों की वजह से। साथ उन्होंने ये बताया कि अगर हम मसलसल 3 से 4 माह हमले करें इसी तरह, इसी तवातर के साथ और अपने वेपन्स इस्तेमाल करें अमेरिका, तो फिर जाके हो सकता है कि ईरान का हौसला टूट जाए और वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो। लेकिन सरेदस इस किस्म की ठोका ठोकी जो है उससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान बल्कि ज्यादा मजबूत तरीके से कदम जो अपने जमा के बैठा हुआ है अपनी सरजमीन के ऊपर। फिर सेंटकॉम की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि सुबह से शाम 7 बजे से लेकर सुबह तक 11वीं रात एक मुसलसल है जिसके ऊपर हमने हमला किया ईरान के ऊपर। तो आज हमारी 11वीं रात की लहर मुकम्मल हो गई है। हमने ईरान के मरकजी हिस्सों के ऊपर भी अटैक किया। तो इस मरतबा सिर्फ जनूबी जो अजला हैं या जनूबी इलाके जो आपने हुर्मज़ और खलीज फारस के साथ हैं, सिर्फ वहाँ तक हमले नहीं हुए, बल्कि अब अमेरिका ने अपना जो असर रसूख है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, वो मरकज़ की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पीट हेक्सेस जो है वो सेनेट के अंदर आज पेश हुआ और उसने ये तस्लीम किया कि अब तक इस जंग के ऊपर $37.5 बिलियन खर्च हुए हैं और हमें मजीद $87 बिलियन चाहिए, जिसमें से हम $67 बिलियन मशरिक़ वुस्ता में इस्तेमाल करेंगे। और हम अगर ये पैसे नहीं इस्तेमाल करते या हमें ये पैसे नहीं मिलते तो फिर हमारा मुल्क खतरे का शिकार हो जाएगा। और उसने कहा जी ये सेनेट ने फैसला करना है कि क्या हमने अपने मुल्क को खतरे में धकेलना है या फिर हमने अपना मुल्क जो है उसको बचाना है। तो ये फैसला उसने कहा जी बहरहाल हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी सेनेट ने और हमारी कांग्रेस ने करना है। तो पेट हिक्सित को वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का एक प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ गया। इसकी डिटेल जो होगी अगले वीला के अंदर हम देंगे कि वहाँ क्या क्या सवाल किया गया। सरदस एक ही खबर आई है कि उसने $87 बिलियन मजीद मांग लिया। अब दूसरी तरफ ईरान ने अटैक किया, फिर अमेरिका के अड्डों पे उसने उर्दन में प्रिंस हसन और किंग फैसल एयरबेस को निशाना बनाया और वहाँ पे ड्रोन हमले किए। ये सुबह के वक्त वहाँ पे ड्रोन हमले हुए और ज़्यादा खौफनाक किस्म के ड्रोन हमले हुए। फिर अल रज़क जो एयरबेस है उसका उसके ऊपर भी उसने अल ज़रक है, ये अल ज़रक, तो ये क्योंकि मैं हमेशा ही कंफ्यूज कर जाता हूँ, ज़ाहिर अरबी नाम में ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके एयरबेस के ऊपर अटैक किया। यहाँ पे अमेरिकन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी और उनके आलात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे क्योंकि अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाहें थी तो इस मरतबा अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाहों पर भी अटैक हुआ है। पहले सिर्फ उनकी जो मेन इमारतें थी उसके ऊपर अटैक होता था और साथ साथ जो असलहे का गोदाम है, डिपो है, उसके ऊपर भी हमला किया गया। और बकौल ईरान के हमने MQ-9 जो ड्रोन हैं, इनके बड़े ड्रोन हैं, ये जो जेट्स इनके तैयारे हैं, ये F-35 उस साइज़
साइज़ के होते हैं, और 8 उन्होंने कहा जी हमने MQ-9 उड़ा दिए हैं, जो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये वाक़ई हुआ है तो अमेरिका की कमर टूट गई, आप ये समझ लें। और साथ ही उसने कहा जी 2 हेलीकॉप्टर इनके फौजी हेलीकॉप्टर, उनको हमने तोड़ दिया है, अब वो ख़त्म हो गए, वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। और साथ ही ये भी तस्लीम किया उर्दन की तरफ से कि 4 ड्रोन से जो ईरान की तरफ से आए और हमने उसको इंटरसेप्ट करके उनको तबाह कर लिया। अब इसके साथ-साथ अक़बा जो एक पोर्ट है जो बार-बार हम आपको बता रहे हैं, इसकी एक साइड पे इसराइल का शहर है इलात, और इलात वो शहर है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके दाखिल हुए थे फ़लस्तीन के अंदर, और उसके बिल्कुल साथ अक़बा है, और वहाँ पे भी आज अटैक हुआ है। और ये बार-बार अटैक किया जा रहा है इस रीजन पे, और यहाँ पे अमेरिकन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पे उनका बेस भी है, और साथ-साथ इनकी जो ज़मीनी फ़ौज है वो भी वहाँ पे मौजूद है, और इनके ड्रोन्स और यहाँ पे इनके त्यारे भी खड़े हुए हैं। इसके साथ कुवैत के अंदर अली अल सालम इनका जो एयर बेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है, और उसका रेडार सिस्टम बकौल ईरान के हमने तबाह कर दिया है। और साथ ही बोबियान इनका एक जजीरा है, उसको भी उन्होंने कहा जी उसके ऊपर भी अटैक किया है, और अल दोहा कैंप है वहाँ पे, और उसको भी हमने उड़ा दिया है कुवैत के अंदर। अब देखते हैं, क्योंकि अभी खबरें मैच्योर होंगी तो फिर पता चलेगा कि कितना ज़्यादा नुकसान ईरान ने अमेरिका का किया है। और साथ-साथ बहरीन के अंदर शेख ईसा एयर बेस है, उसके ऊपर आज फिर हमला हुआ है, और ये 21वीं लहर थी इन हमलों की। और साथ ही खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने धमकी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला किया तो हम उसका जवाब खित्ते के जो मशरकी मुल्क हैं उन सब के ऊपर देंगे, यानी कि मशरक वस्ता या फिर मिडल ईस्ट जो है ना उसके मुल्कों को हम तबाह कर देंगे। तो बदला उसका इन तमाम अरब मुल्कों से लिया जाएगा जो अमेरिका के दोस्त हैं। तो ये भी एक जो है खातमुल अंबिया की तरफ से एक धमकी दी गई। दिल्ली के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस वक्त, बल्कि आज राहुल गांधी वहाँ पे पहुंचे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। और स्टूडेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की रिहाइश का, प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश का के सामने बैठे हुए हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे थिएटर लगाया हुआ है, और जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है उसका रोज़ाना की बुनियाद पर जनाजा निकल रहा है। और ये बेसिकली तो काकरोच जनता पार्टी है, ये स्टूडेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वज़ीर तालीम उससे कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दें, और जो निज़ाम तालीम है उसको तब्दील करें। ये बेसिकली एक सोनम नाम का एक बंदा है, और ये लद्दाख का रहने वाला है। और अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके अंदर जो एक स्कूल दिखाया गया था जिसके अंदर वो हर चीज़ का हल निकाल लेते हैं, और वहाँ पे कन्वेंशनल तालीम नहीं दी जाती, तो ये स्कूल इसका है, सोनम का। तो इसने आके वहाँ पे हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी हुई, इसको पुलिस उठा के ले गई है, और इसे अस्पताल में ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। तो ये उसकी मोमेंटम है, उसकी ये तहरीक है जो बढ़ती चली जा रही है। तो आज वहाँ पे एक तो प्रकाश राज, अगर आपने देखा हो, एक बड़ा मशहूर एक्टर है, विलन आता है मोटी मोटी आंखों वाला और मोटे से मुंह वाला, और बड़ा खौफनाक किस्म का विलन है, वो पहुंची है वहाँ पे। और वहाँ पे शबाना आजमी साहबा ने उसका इस्तकबाल किया। तो वहाँ पे एक्टर जमा होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट और वहाँ पे आ रहे हैं। और साथ ही नसीरुद्दीन शाह ने आज एक वीडियो अपलोड कर दी, और उसमें उसने कहा कि अगर कोई जाहिल आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए। और इसने हाथ में डंडा उठा लिया मोदी ने, और मुंह पे नकाब है बिल्कुल इस तरह जिस तरह CIA करती है। उसने कहा ये CIA के तरह इंडिया के ऊपर जुल्म कर रहा है, स्टूडेंट के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो नसीरुद्दीन शाह की जो वीडियो है उसने भी तबाही फेर दी है पूरे इंडिया के अंदर। अब देखते हैं जी इसका क्या बनता है, क्योंकि ये मामला बहुत खराब होता चला जा रहा है, और मोदी के हाथ से चीजें स्लिप होती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की वजारत खारजा ने, औरंगजेब साहब ने अमेरिका से $10 बिलियन मांग लिए हैं, और ये एक्सचेंज स्पोर्ट फैसिलिटी है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सऊदी अरब से हमने पैसे मांग के अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर महफूज रखे हैं, उससे ज़्यादा हमारे रिजर्व्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये स्कॉट बेंसिट जो वजीर खजाना है अमेरिका के, उनको खत लिखा है औरंगजेब साहब ने, बल्कि औरंगजेब साहब इस वक्त अमेरिका में हैं, और इन्होंने उनसे मुलाकात भी की और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप $10 बिलियन हमें हमारे अकाउंट में दें, ताकि हम मामलात को ज़्यादा बेहतर कर सकें, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके। मुझे लगता है कि अमेरिका से ये पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो तहरीरी दरख्वास्त है इससे पहले बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मराहिल तय हो चुके हैं, और ये जो अमरीकी वजीर खजाना ये पैसे दे सकते हैं। अब अगर ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तगड़ी हो जाएगी, और इस वक्त तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की ज़रूरत भी है अमेरिका को भी, और ईरान को भी, और मिडल ईस्ट को भी। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाता तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। तो अगर ये $10 बिलियन मिल जाते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। इसके साथ साथ जनाब KP के अंदर आज बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, फ्लड्स आ गए हैं, वहाँ पे बड़ी तबाही फिरी, और 14 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए, 19 ज़ख्मी हो गए हैं। और PDMA ने कहा है कि उसने डिक्लेयर किया कि 28 घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, और ये पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर और बाजोड़, और साथ शांगला है, फिर स्वाबी है, फिर लोअर चित्राल है, फिर अपर चित्राल है, ये सारे इलाकों के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लड आए हुए हैं, और ये फ्लड आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ पड़ रहा है, ये याद रखिएगा। तो बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। पहले हम गर्मी से मरते हैं और उसके बाद फिर पानी में डूब के मरते हैं, क्या हमारा मुकद्दर है, ना हम गर्मी का कोई हल निकाल सके, ना हम पानी का हल निकाल सके, और साथ ही हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात भी कहते हैं, दुनिया की बेहतरीन कौम है, ये बेहतरीन कौम है। पानी का बंदोबस्त तो आज तक हमने किया नहीं। मेरा ख्याल है अफसोस हमें होना चाहिए, और अफसोस का इजहार हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान से 3 खबरें और आई, और आखिर में फ्रांस की खबर पहले देते हैं। फ्रांस के अंदर 15 साल
कि बच्चों के ऊपर पाबंदी लगी है कि 15 साल तक वो सोशल मीडिया नहीं अपना अकाउंट बना सकते, और अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे या उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो उनकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। और अब वो वहाँ पे जो ऐप्स हैं वो आपसे सबूत मांगेगी कि आप सबूत दें कि आपकी उम्र वाकई 15 साल है। तो उसके बाद ये दूसरा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया के बाद कि जिसने यहाँ पे पाबंदी लगाई है कि सोशल मीडिया, बच्चे उसके ज़ाहिर माइंड ही खराब कर दिया, उसने डीएनए बच्चों को खराब कर दिया, तो उसके ऊपर पाबंदी लगी है। सितंबर 2026 से ये पाबंदी लग रही है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल के बच्चों तक, यानी 16 साल का बच्चा जो है उस वक्त तक वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकता या अपना अकाउंट नहीं बना सकता जब तक उसकी 16 साल उम्र नहीं होती। तो फ्रांस दूसरा मुल्क है। मेरा ख्याल ये पूरी दुनिया के अंदर ये पाबंदी लगेगी, क्योंकि बच्चे जो हैं उन सबको इन्होंने बिगाड़ दिया हुआ है और इनका दिमाग खराब कर दिया और अब वो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये बड़ा अच्छा फैसला मेरा ख्याल है, पाकिस्तान को भी इसे सीखना चाहिए और सोचना चाहिए इसके साथ। जनाब, एक तो पाकिस्तान ने धमकी दे दी है और ये धमकी दी है हौसियों को। उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान के फ्लैग वाले जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान ठीक ठाक किस्म का जवाब देगा और फौजी जवाब देगा। तो ये पाकिस्तान ने कहा है कि जी हमारे जहाज़ जो रेड सी के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि रेड सी से पाकिस्तान इस वक्त तेल हासिल कर रहा है, और उसके साथ साथ आबना हुरमज़ के अंदर अगर हमारे जहाज़ पे हमला हुआ तो हमने बिल्कुल किसी को नहीं बख्शना। तो ये पहला पाकिस्तान की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई और पहली धमकी दी गई है ईरान को भी और हौसियों को भी कि जनाब आपने ख्याल करना है वरना हम सीधे हो जाएंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हौसियों को भी धमकी दी है, और ये हमारे वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब सऊदी अरब के तजारती जहाज़ों को नुकसान अगर पहुंचा या उसके ऊपर अटैक हुआ तो ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। हम सेवियर हैं सऊदी अरब के, हमारे साथ उनका डिफेंस पैक्ट है, और अगर आपने उनके ऊपर हमले की गलती की तो पाकिस्तान फिर आगे बढ़ के उसका जवाब देगा, और हमें फ़ौज इस्तेमाल करनी पड़ी तो फ़ौज भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही अमेरिकन मीडिया ने फर्स्ट टाइम दोबारा ये कहना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त दोबारा पाकिस्तान पर लग गई हैं और पाकिस्तान को एक्टिव देखना चाहती है पूरी दुनिया, ताकि वो आगे बढ़ के इस जंग को रुकवा सके। और अगर पाकिस्तान दरमियान में नहीं आता तो ये जंग रुकती हुई नजर नहीं आती। तो पाकिस्तान ने अपनी तलवारें निकाली हुई हैं, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाज़त दें, अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान।